हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू भूतेड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 इंजीनियरिंग मटेरियल्स के टॉपिक नेचुरल रबर एंड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, प्राकृतिक रबर व रबर का वल्कनीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रबर के बारे में पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रबर एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। बहुलक क्या होता है? बहुलक जब बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल है आपस में मिलके कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसे बहुलक कहा जाता है। और हम डेली लाइफ में बहुत सारे बहुलक यूज़ करते हैं। पॉलीथीन है, नाइलॉन है, सेलुलोस है, स्टार्च है। ये रबर है, एक पॉलीमर है। और रबर इस प्रकार का पॉलीमर होता है जिसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। और प्रत्यास्थता का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ है या कोई भी मटेरियल है, प्रत्यास्थता का गुण है। इसका मतलब जब उस पर कोई भी फोर्स लगाया जाता है तो वह खींच जाता है, लंबा उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और जैसे उसे वापस का फोर्स हटा लिया जाता है तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। और रबर में क्योंकि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसे इलास्टोमर भी कहा जाता है। अब आता है कि रबर में ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्यों होती है। इसका कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है, रबर के मॉलिक्यूल्स जो पॉलीमर है उसका स्ट्रक्चर है। जो भी रबर है वो जिसमें भी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है उनका स्ट्रक्चर कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कोइल्ड स्ट्रक्चर होने के कारण, जो कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, कोइल्ड स्ट्रक्चर है। कोइल्ड स्ट्रक्चर होने के कारण जैसे इसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये जो भी कोइल्ड है वो खींची जाती है। जैसे स्प्रिंग खींच जाती है वैसे ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है वो खींची जाता है, और जैसे वापस फोर्स हटाया जाता है तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाती है। तो इस कोइल्ड स्ट्रक्चर के कारण ही रबर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रबर। रबर के सोर्सेज के आधार पर कि रबर कहाँ से प्राप्त हो सकता है उसके आधार पर दो प्रकार के रबर होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर, और सेकंड है सिंथेटिक रबर, संश्लेषित रबर। नाम से पता है प्राकृतिक रबर मतलब जो कि प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, और सेकंड है संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर का मतलब कोई भी केमिकल्स के द्वारा जो रबर बनाया जा रहा है वह कहलाएगा संश्लेषित रबर। अपने सिलेबस में जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें केवल नेचुरल रबर ही है सिलेबस में, तो हम नेचुरल रबर के बारे में पढ़ेंगे। अब कि रबर, नेचुरल रबर प्राकृतिक रबर है, वो प्रकृति में कहाँ से प्राप्त होता है? रबर के पेड़ होते हैं, साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। जो रबर के पेड़ होते हैं उन रबर के पेड़ों पे जब कट लगाया जाता है तो एक लिक्विड निकलता है, दूध के जैसे कलर का एक लिक्विड निकलता है जिसे लेटेक्स कहा जाता है। इस लेटेक्स से ही रबर को अलग किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि लेटेक्स से नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले ये बात तो क्लियर हो गई कि रबर जो है, जो रबर के पेड़ होते हैं उनके तनों में जब कट लगाया जाता है तो एक लिक्विड निकलता है, उसे लेटेक्स कहते हैं। और लेटेक्स में 30 to 45% रबर होता है। और एक बार इस लेटेक्स को कलेक्ट कर लिया जाता है बर्तनों में, बड़े बड़े बर्तनों में, और उसके बाद में इस लेटेक्स में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी होती है। तो सबसे पहले जो लेटेक्स है उसको वाटर से डाइल्यूट किया जाता है और उसे कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। तो जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेट हो जाती है, और जो ऊपर का लिक्विड होता है उसको अलग कर लिया जाता है। और उस लिक्विड में रबर होता है, उस लिक्विड में से अब रबर को अलग करने के लिए
एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड मिलाया जाता है। तो जो भी रबड़ है उसके अंदर लिक्विड में वह स्कंदित हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है, मतलब उसमें से सॉलिड अलग हो जाएगा और रबड़ अलग, इस प्रकार रबड़ अलग हो जाता है। और जो भी स्कंदित रबड़ है उसको वाटर से वॉश कर लिया जाता है और वॉश करने के बाद में इस रबड़ को रोलर्स के बीच से पास किया जाता है। और जब रोलर्स के बीच में से पास किया जाता है तो वो शीट्स के रूप में आ जाता है और इन शीट्स को हवा में सुखा लिया जाता है। इस प्रकार हमें रबड़ की शीट्स प्राप्त हो जाती है। नेचुरल रबड़ रासायनिक रूप से सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, मतलब पॉलीआइसोप्रीन होता है, उसमें भी दोनों हो सकते हैं, सिस या ट्रांस। तो उसमें से सिस वाला जो आइसोमर है वो होता है। तो सबसे पहले आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन जो होता है आईपीसी नाम होता है, आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नाम होता है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन, जिसका कि स्ट्रक्चर इस प्रकार दे रखा है 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। और जो रबड़ जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है और बहुलक के लिए हम पॉली वर्ड लगा देते हैं, इसलिए रबड़ हो गया पॉलीआइसोप्रीन। और पॉलीआइसोप्रीन में भी ये सिस वाला होता है, इसलिए नेचुरल रबड़ का रासायनिक नाम कहलाता है सिस पॉलीआइसोप्रीन। इसकी रिएक्शन कैसे बताएंगे हम? रिएक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन। कोई भी पॉलीमर बनाना है तो यहाँ पे पहले मोनोमर लिया जाता है, जिस मैंने पहले बताया था बहुलक क्या होते हैं, जब छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो बड़ा मॉलिक्यूल जो बनता है वह बहुलक कहलाता है, और जो छोटे मॉलिक्यूल होते हैं वह एकलक मोनोमर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो मोनोमर है वह आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन हमने लिया यहाँ पे, उसके एन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करते हैं और ये आपस में रिएक्शन करके पॉलीआइसोप्रीन बनाते हैं, जो कि नेचुरल रबड़ होता है। इस रिएक्शन में आप ये देख सकते हैं कि जो 1,3-ब्यूटाडाइईन सिस्टम है उसके जो 2 डबल बॉन्ड है वो हटे हैं, टूटे हैं, और बीच में सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में नया डबल बॉन्ड बन गया, और जो 1 और 4 वाले कार्बन है वो आगे से आगे चेन बना के जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार पॉलीमर बनता जाता है। तो ये इस प्रकार आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीआइसोप्रीन बनता है और इसे हम रबड़ कहते हैं, प्राकृतिक रबड़ कहते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ नेचुरल रबड़। जो भी प्राकृतिक रबड़ है उसमें क्या कमियां होती है? जो हमने अभी प्राकृतिक रबड़ बनाया है उसको डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें कई कमियां होती हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये होती है कि गर्मियों में वो एकदम चिपचिपा सा हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ते ही वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। और साथ में ही सेकंड ये कमी आ जाती है कि सर्दियों में बहुत कठोर हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है, भंगुर हो जाता है, टूटने लगता है। तो मतलब उसको न तो हम गर्मी में यूज कर सकते हैं न बहुत सर्दी में यूज कर सकते हैं। गर्मी में तो वो सॉफ्ट हो गया और सर्दी में हार्ड हो गया। नेक्स्ट जो कमी आती है कि ये जो ऑयल्स वगैरह में यूज करने पे ये फूल जाता है, तो ऑयल्स वगैरह की प्रेजेंस में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कमी है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, जो भी तनाव सहन करने की क्षमता है, तनन शक्ति वह कम होती है। नेक्स्ट है कि जो प्राकृतिक रबड़ जो हमने बनाया उसमें सारे केमिकल्स बहुत इजीली अफेक्ट कर सकते हैं, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेता है ये, साथ में ऑक्सीडेशन भी इसका हो सकता है और एयर से भी ये रिएक्शन कर लेता है, तो इसलिए प्राकृतिक रबड़ का हम यूज नहीं कर पाते हैं। साथ ही नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो भी कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें ये फूल जाता है। और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है टैकीनेस की। टैकीनेस में क्या होता है कि जब भी 2 रबड़ की शीटें एक दूसरे के ऊपर रख के उनको दबाया जाता है तो वो आपस में चिपक जाती है और एक सिंगल पीस बन जाती है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण भी हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब इन नेचुरल रबड़ की इन कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाए? तो जो किया गया वह है वल्केनाइजेशन, वल्कनीकरण। रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है
तो नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ की उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है। रबड़ के वल्कनीकरण में क्या किया जाता है? रबड़ के वल्कनीकरण में जो भी प्राकृतिक रबड़ है उसको सल्फर के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। और जब सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो रिएक्शन क्या होती है वो इसमें हमने बताई है। जैसे ये इस साइड, ये प्राकृतिक रबड़ की हमने 2 चेन ले ली, प्राकृतिक रबड़ एक पॉलीमर, उसकी 2 चेन हमने ले ली यहाँ पे। जब उसको सल्फर के साथ हीट किया जाता है तो प्राकृतिक रबड़ की जो चेनों की डबल बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। ये डबल बॉन्ड हट गया, ये डबल बॉन्ड हट गया, और ये डबल बॉन्ड हट के दोनों चेनें जो है वो सल्फर के द्वारा आपस में जुड़ गई। सल्फर के द्वारा इस प्रकार आपस में जुड़ जाती है सल्फर के द्वारा, और इस प्रकार ये जो रबड़ बनता है, चेनों की आपस में क्रॉस लिंकिंग हो गई, और ये जो रबड़ बनता है वो कहलाता है वल्केनाइज्ड रबड़, वल्कनीकृत रबड़। और जैसे ही रबड़ का वल्कनीकरण हो जाता है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। वल्कनीकरण का आइडिया सबसे पहले एक वैज्ञानिक गुड ईयर थे, उन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ वल्केनाइजेशन, कि रबड़ का वल्कनीकरण करने के क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो भी कमियां थी उनका ऑपोजिट हो जाएंगे, कि जैसे नेचुरल रबड़ की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो वल्केनाइजेशन के बाद जो रबड़ बनेगा उसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, तनन शक्ति हाई हो जाएगी। जो प्राकृतिक रबड़ था उसमें टेकिनेस की प्रॉपर्टी थी, इसमें टेकिनेस की प्रॉपर्टी कम हो जाती है, चिपकने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। थर्ड है यूजफुल टेम्परेचर रेंज, इसको वल्कनीकृत रबड़ को -40 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज किया जा सकता है, जबकि प्राकृतिक रबड़ को इतने कम टेम्परेचर और इतने हाई टेम्परेचर तक यूज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि लो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वल्कनीकृत रबड़ बहुत पानी का, जल का एब्जॉर्प्शन नहीं करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन के प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है, प्रतिरोधी हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड अदर केमिकल्स, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है उनके प्रति भी इसमें रेजिस्टेंट होता है ये, और उनके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की उपस्थिति में स्वेलिंग नहीं होती, फूलता नहीं है। तो इस प्रकार रबड़ का, प्राकृतिक रबड़ को वल्कनीकृत करके उसको यूज में लेने लायक बनाया जा सकता है। और वल्कनीकृत करने में ये होता है कि उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार वल्कनीकृत करके रबड़ का यूज इजीली किया जा सकता है, ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो आज अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट हुआ। थैंक्स।